तो शुरुआत करते हैं। इंडियन इकोनॉमी की आज हमारी क्लास फर्स्ट रहेगी। हम पढ़ेंगे बेसिक अबाउट इंडियन इकोनॉमी, सोर्सेज और अप्रोच के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो हैंड रिटन रहेंगे, आप इनके प्रिंट निकलवा सकते हैं। बट लेकिन साथ में क्लास नोट्स भी बनाना। क्लास नोट्स लाइक कि जैसे आप क्या कर सकते हैं कि कुछ एक की पॉइंट साथ में लिखते रहना, जो जो मैं आपको बताता जाऊंगा सिंपल वही। रेस्ट उसके बाद जो आपको लगेगा कि कुछ छूट गया तो आप नोट्स के साथ उनको कंप्लीट कर सकते हैं। बट लेकिन हाँ, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इनके जो है वो क्लास नोट्स ही बनाना। आप लोगों को ये पहले मिल चुके हैं नोट्स, मतलब क्लास 1 और क्लास 2 के नोट्स मैंने जो है वो क्लास ग्रुप में शेयर कर दिए। तो प्रिंट आउट पर मत जाना, इकोनॉमी के जो नोट्स हैं उनको प्रिंट आउट पर मत जाना, क्योंकि यहां पर हम ना कनेक्टिविटी सीखेंगे। कनेक्टिविटी इन द सेंस कि हम किस अप्रोच के साथ जो है वो एक जो कंसेप्ट है उसको दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। तो वो कनेक्टिविटी पेपर और पेन और के साथ ज्यादा बेहतर आएगी रेदर देन प्रिंट। प्रिंट से जस्ट ऐसा रहेगा हमने अपना काम आसान कर दिया। तो यहां पर हमारी स्ट्रेटेजी अब जो है वो थोड़ी सी बदलने वाली है। और एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूं रिलेटेड टू इकोनॉमी। आज मतलब हमारा जो मेनली पहला जो टारगेट रहेगा कि हम इंडियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे। और चाहे आपका पीजीटी हो, टीजीटी हो, टीजीटी के एग्जाम में तो स्पेशली इंडियन इकोनॉमी का जो वहां पर अलग से मेंशन्ड है। और मैक्रो इकोनॉमी पढ़ेंगे, तो मैक्रो हम सबसे पहले कवर करेंगे, देन उसके बाद माइक्रो पढ़ेंगे। बैंकिंग सिस्टम, वेरियस जो पॉलिसीज है वो सब यहां पर कवर होगी। करंट अफेयर हम कवर करेंगे, वो सब रहेगा। बट लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये GS3 का पार्ट है। GS3 जैसे GS1, GS2, GS3 मेंस में 3 जो है वो मेन जो है वो पेपर है। तो GS3 में जो इकोनॉमी जो है ना, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो चाहे वो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी हो, मोस्टली करंट बेस्ड अप्रोच होती है यहाँ पे। तो यानी कि अब आपको करंट अफेयर पे कमांड बनाकर चलना पड़ेगा कि करंट में अगर लाइक फॉर एग्जांपल कि आरबीआई ने कोई इनिशिएटिव लिया, जैसे आरबीआई जो है वो रेपो रेट को लेकर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेस करता रहता है, कई बार नहीं भी करता। कुछ टाइम पहले तो रेपो रेट स्टिल सेम ही था, अभी फिर से कुछ चेंज किया था रेपो रेट में। तो ये रेपो रेट है क्या, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, ये बिल्कुल करंट के टॉपिक है। तो हम इनको करंट अफेयर में भी साथ साथ में पढ़ते जाएंगे और यहां पर बेसिक में भी उसको पूरा क्लियर करेंगे। तो ये हमारा कोर जो है वो टारगेट रहेगा। एंड जो सोर्सेज है इकोनॉमी को लेकर मैं आपको बता देता हूं। तो 12th क्लास की जो मैक्रो की बुक है सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, बेसिक, हम उसको कवर करेंगे। रमेश सिंह या संजीव वर्मा, इन दोनों में से कोई एक बुक अगर आप अपने एंड पर पढ़ना चाहते हो तो रमेश सिंह या संजीव वर्मा, इन दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। रमेश सिंह थोड़ी इजी है, तो वहां से ना आपको जो इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री है वो थोड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। संजीव वर्मा थोड़ी पतली बुक है, तो रमेश सिंह थोड़ी मोटी है। अब आप पढ़ना कुछ भी, लेकिन ध्यान में रखना कि रिवीजन अच्छी होनी चाहिए उस बुक को लेकर, कि एटलीस्ट कम से कम 3-4 बार जो है वो आपने वो बुक पढ़ी हो। इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इसको कवर करना जरूरी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, यानी कि हिमाचल प्रदेश का भी बजट और इंडिया का भी, इकोनॉमिक सर्वे भी, ये हम क्लास में भी कवर करेंगे, क्योंकि यहां से आपका करंट अफेयर क्लियर होगा, वो करंट अफेयर जो इकोनॉमी के साथ लिंक करता है। और फिर हम साथ साथ में इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि 1 ईयर के हैं उनको कवर करेंगे, जैसा हमने एनवायरमेंट के करंट कवर किए। अप्रोच हमारी सिंपल रहने वाली है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम साथ साथ में एनालाइज करेंगे और करंट के साथ लिंक करेंगे सारी टर्म्स को, एंड साथ में रिवीजन भी करेंगे। तो रिवीजन के लिए हमारे जो मेन कोर फैक्टर रहते हैं, सबसे पहला तो यही रहता है कि हम जो है वो वीकली टेस्ट करते हैं। सेकंड, उसके बाद हम जो है वो क्या करेंगे, क्विक रिवीजन वाले नोट्स बनाएंगे, ताकि जो हमने कल पढ़ा, जैसे मान लीजिए जो हमने आज पढ़ा हम उसको कल रिवाइज करें, जो हम कल पढ़ेंगे उसको हम कल रिवाइज करके, ताकि परसों की क्लास में हमने पहले पिछला पढ़ा हो। ये तो बेसिक स्ट्रेटेजी होती है जो हम फॉलो कर रहे हैं। अब एक स्ट्रेटेजी और है, जैसे मैंने आपको कल की क्लास के नोट भी आज शेयर कर, नोट्स जो है वो आज शेयर कर दिए, तो आपको क्या करना है ना, वो नोट्स कोशिश करनी है कि एक बार देख लेने हैं कि कौन से पेज में क्या मेंशन है। तो उससे क्या होगा कि जब हम आज उसको पढ़ेंगे तो आपके माइंड में पहले कुछ एक फ्रेमवर्क रहेगा।
तो ये वाली स्ट्रेटेजी भी अब हमें जो है वो फॉलो करनी है, क्योंकि इकोनॉमी एक मेजर सब्जेक्ट है, इसके ऊपर पूरा एक GS3 है। तो शुरुआत करते हैं एंड स्टार्ट जो है वो हम इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन से करेंगे। यहां पर आपको 3-4 डेफिनेशन मिलेगी इकोनॉमी की, सिंपल। तो आपको एक याद रखना है कि इकोनॉमी जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है, या फिर हम ये कहें कि इकोनॉमी जो है वो साइंस ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी है। मतलब देखो, वेल्थ की अगर हम बात करें, अब एक वेल्थ होती है पैसा, किसके पास कितनी जमीन है वो सब, बट लेकिन एक वेल्थ हेल्थ भी होती है। अब ये जो हेल्थ का कंसेप्ट है ना, एक तो हमारे साथ लिंक है और दूसरा गवर्नमेंट के साथ लिंक है, कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वेलफेयर को प्रमोट करे। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वेलफेयर को प्रमोट करे। और जो ये वेलफेयर है ना सोसाइटी का, अब यहां पे सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, सरकार सिर्फ एक इंडिविजुअल का ध्यान नहीं रखती, सरकार ध्यान रखती है सोसाइटी का। तो फिर यहां पर कहते हैं कि इकोनॉमी जो है वो साइंस है, साइंस ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में जब सोच रही है सरकार, तो वो कैसे सोच रही है, इकोनॉमी के थ्रू, पॉलिटी के थ्रू, ठीक है। तो ये सब, तो जब पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो वो पॉलिटिकल साइंस हो गई, जब इकोनॉमी की बात कर, जब हम सोसाइटी में वेलफेयर की बात कर रहे हैं वे इकोनॉमी, तो वो इकोनॉमिक्स हो गई। तो ये वेलफेयर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों बेसिस पर हो रहा है। क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें तो जब हम कह रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबको अनाज प्रोवाइड करना, सबको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना, जैसे कि PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सरकार क्यों दे रही है भाई? सरकार को क्या जरूरत पड़ी है कि जो बाजार में जो दालें जो है वो 100 रुपए की मिल रही है, वो सरकार जो है 45 रुपए में प्रोवाइड करे, सरकार सब्सिडी पर जो है वो सब कुछ प्रोवाइड करे, क्यों? क्योंकि ये सरकार की ड्यूटी है कि वो वेलफेयर को प्रमोट करे। तो वेलफेयर जब क्वांटिटेटिव होगा तो यहां पर गुड्स और सर्विसेज की बात की जाएगी। जब क्वालिटेटिव होगा तो यहां पर पीस, ठीक है, एक तरह से अगर हम बात करें एक्वायरिंग नॉलेज, ये सब होगा। हेल्थ होगा, जब सरकार हेल्थ के ऊपर काम कर रही है, सरकार नॉलेज को प्रमोट कर रही है, सरकार एजुकेशन की तरफ देख रही है, ठीक है, सरकार पीस की तरफ चल रही है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर को देख रही है, तो दैट इज क्वालिटेटिव। तो दो तरह का वेलफेयर होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जो कि इकोनॉमिक्स में मैटर करता है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हम ये भी कह सकते हैं, अब देखो ये तो बेसिक हो गया, आज के टाइम पे अगर गवर्नमेंट वेलफेयर प्रमोट कर रही है तो वो वेलफेयर किस फॉर्म में देख रहे हैं हम? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक काम देता हूं, आप लोगों को क्या करना है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, COP 21, नोट डाउन कर लो इसको, पेरिस एग्रीमेंट, COP 21, ये UNFCCC की कॉन्फ्रेंस है जो कि पेरिस में हुई थी, जिसको COP 21 यानी 21वें नंबर की पेरिस एग्रीमेंट फ्रांस में, यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लॉन्च किया था। 17 गोल है, 169 टारगेट, 17 गोल्स, 169 टारगेट्स, और इनको अचीव करने का जो हमने रखा है दैट इज 2030, कि 2030 तक हम इनको अचीव करेंगे। अब आप लोगों के लिए टास्क ये है कि आपको ये 17 के 17 गोल याद करने हैं कि किस गोल में क्या मेंशन्ड है। ये मैं आपको क्लास के बाद जो है वो शेयर कर दूंगा, जैसे इसमें पॉवर्टी फ्री, जीरो हंगर, ठीक है, हेल्थ, लाइवलीहुड, एजुकेशन, एनवायरमेंट, ये सब मेंशन्ड है, बेसिक गोल है ये 17। अब जैसे ग्रासलैंड वाला है ना, डेजर्टिफिकेशन, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मैं आपको ये याद करने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम इनको अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, या तो इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया द मंत्र ऑफ कनेक्टिविटी,
एसडीजी कहीं पूछे नहीं थे, किसी ने कहा नहीं था कि इनको भी इंक्लूड करना है, लेकिन हम इनको इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा एक टारगेट है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो वो टारगेट अचीव हो जाएगा। जैसे आज के टाइम पे हमने क्या रखा है, हमने टारगेट किया है कि भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है 2047 तक। उसको भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है 2047 तक। डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हमें आज के टाइम पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगी? एनवायरमेंट को बचाकर होगी, सैनिटेशन हाइजीन को प्रमोट करके होगी, एजुकेशन बढ़ाकर होगी, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट से होगी, जेंडर इक्वालिटी से होगी, जो डिजिटली अगर हम बात करें चैलेंजेस है उनको एलिमिनेट करके होगी, डिजिटल एम्पावरमेंट से होगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन से होगी, ताकि सरकार की जो बेनिफिट है वो हर पर्सन तक पहुंचे। करप्शन को एलिमिनेट करके होगी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके होगी, ये सब। तो ये की पॉइंट्स है जो आपको कनेक्टिविटी के साथ सीखने हैं। आंसर राइटिंग का थर्ड रूल, जैसे मैंने आपको पहला रूल बताया कि सबसे पहले आंसर लिखो, ठीक है। सेकंड, आंसर लिखते टाइम कहीं पे नहीं देखना। थर्ड रूल है कनेक्टिविटी का, कि आंसर को कनेक्ट करना सीखो। जब आपको कनेक्ट करना आएगा तो आपको कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप कनेक्ट करके लिखना शुरू करोगे। तो फिर होगा क्या, जब आप कनेक्टिविटी का मंत्र बनाओगे तो बेशक आप आंसर शुरू में गलत लिखोगे, बट लेकिन आप आंसर लिखना शुरू कर दोगे। फिर आपको यह नहीं लगेगा कि अभी कंटेंट चाहिए, फिर कंटेंट आएगा फिर लिखेंगे, फिर वो दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक कोर जो है वो मंत्र है आंसर राइटिंग का। क्योंकि वरना आप किसी से भी पूछ लेना, कोई भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है, जिसने मेंस दी है, कभी सिलेबस कवर नहीं होता। और जो आंसर राइटिंग करते हैं ना कि हम पहले लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे फिर आंसर लिखेंगे, कभी नहीं हो पाती। इवन जैसे आप एनवायरमेंट भी कवर करोगे तो संडे को आप कितने आंसर लिख लोगे? जैसे मान लीजिए हमने हफ्ते भर में एनवायरमेंट कवर कर दिया और संडे को जो है वो हमने मेंस के ज्यादा कितने आंसर लिख दोगे? 20 आंसर लिख दोगे मैक्स, इससे ऊपर नहीं लिख पाओगे। 20 तो बहुत ज्यादा है, 5 भी लिख देंगे वो भी बहुत है। बट लेकिन नहीं, लेकिन अगर वही आंसर हमने अगर रोज 2-2 लिखे होते हैं ना, तो 7 डेज के 14 आंसर होते हैं। बट लेकिन यहां 2 आंसर लिखना हमारे लिए चैलेंज है। जो हम एक साथ लिखेंगे वो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि यार पहले कुछ पढ़ लिया तो लिख लेंगे। बट लेकिन ज्यादा लिखने के चक्कर में हम कम भी नहीं लिख पाते, तो इसलिए डेली आंसर लिखना जरूरी है। तो ये कनेक्टिविटी का मंत्र हम यहीं से सीखेंगे, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट भी है। तो इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले तो देखो कोर पॉइंट याद रखना कि भारत जो है वो वर्ल्ड की लीडिंग डेवलपिंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में। कुछ टाइम पहले तो लीडिंग थी, सबसे पहले आगे चल रहे थे, बट लेकिन अब हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमी, की और भी डेवलप कर रहे हैं साथ में। तो की पॉइंट हो गया। तो हमारा यहां पर जो मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं, हम इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखेंगे कि इंडिया का इकोनॉमिक बैकग्राउंड है क्या। हम देखेंगे कि भारत की जो इकोनॉमी है उसके पिलर क्या है, जैसे कि लैंड, जमीन, लेबर के बिना तो काम भी नहीं बनेगा, कैपिटल, पैसा होना भी जरूरी है, और एंटरप्रेन्योरशिप। तो कोई भी बिजनेस है उसको चलाने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। बिना, जैसे मान लो मेरे पास पैसा है, अब उस पैसे, मेरे पास जमीन ही नहीं है, तो फिर पैसे का मैं क्या करूंगा? मेरे पास जमीन है, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास लेबर नहीं है तो भी फायदा नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है तो भी फायदा नहीं। तो ये चारों आपस में लिंक होते हैं और इनका होना इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक भी अगर नहीं है ना तो हमारी इकोनॉमी फिर स्लो है। साथ के साथ में आज क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम इंडियन इकोनॉमी का जो बेसिक जो फैक्ट है वो भी देखेंगे साथ में। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो एंशिएंट टाइम पे कैसी थी, मेडिवल टाइम पे कैसी थी, मॉडर्न टाइम पे कैसी थी, ये सब देखेंगे। जैसे कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ब्रिटिशर्स के टाइम पे और ब्रिटिशर्स के बाद मतलब 1947 से लेकर 1991, 1991 से लेकर 2024। यहां पर एक कोर मंत्र है, देखो ध्यान से समझना। ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम लोग कहते हैं मॉडर्न इंडिया, ठीक है, और
हमारे जो प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर है उनके टाइम पे हम कह रहे हैं डिजिटल इंडिया। तो आज जैसे हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं ना इतिहास में, आज से 100 साल बाद हम डिजिटल इंडिया पढ़ेंगे। अब 100 साल बाद डिजिटल इंडिया को पढ़ाया जाएगा इतिहास में, ठीक है, तो उस टाइम पे भी कोई और इंडिया होगा, कुछ और कॉन्सेप्ट होगा। तो ये कनेक्टिविटी के जो रूल्स है ये ध्यान से सुनते जाना। तो ये एक अप्रोच। देन उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे इंडिया को वर्ल्ड के साथ, इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड के साथ, जिसमें सबसे पहले तो देखो पॉपुलेशन वाला फैक्टर आता है। तो वो जो आपकी ह्यूमन जो ज्योग्राफी रह गई है वो यहां पर कवर हो जाएगी सारी। अपॉर्चुनिटीज देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, हमारे पास चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूएस और इंडिया के बीच में टैरिफ वॉर, यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया था इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है। तो ये चैलेंजेस, इस तरह के चैलेंजेस हम देखेंगे। फिर हमारी सरकार के इनिशिएटिव क्या है, जैसे हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया। हमने कहा कि हमारे इंटरेस्ट पहले मैटर करते हैं, तो अगर हमें रशिया से सस्ते में ऑयल मिल रहा है तो हम उसको खरीदेंगे क्योंकि हमारी वो जरूरत है, हमारे लिए हमारे इंटरेस्ट मैटर करते हैं। फिर हम देखेंगे भारत की परफॉर्मेंस कैसी है, जैसे कि वेरियस इंडेक्सेस वगैरह वो सब यहाँ पर कवर होंगे। तो सबसे पहले फीचर से डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या है। पहला फीचर, हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। सिर्फ मेंस में या प्रीलिम्स में भी सिर्फ ये लिख देना या ये बोल देना कि हमारी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, वो खाली नहीं है, मतलब उतना काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आप इसको एक बेस नहीं प्रोवाइड करोगे। अब हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, जैसा कोई पर्सन ए है, उसने बोला पर्सन बी को, भाई तुझे पता है मेरे देश की इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो उसने बोला कैसे? अग्रेरियन इकोनॉमी, बिल्कुल सही, वो तो पूरी टर्म हो गई, बट लेकिन अग्रेरियन इकोनॉमी ही बोल दिया, बट लेकिन कैसे? तो फिर हमें इसको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे कि 58% जो हमारी पॉपुलेशन है वो स्टिल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 58 नहीं याद रह रहा, तो हम बोल सकते हैं आधे से ज्यादा जनता जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है अभी। तो फिर ये एक पॉइंट बन गया। हमने क्या किया कि जो हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उसको एक बेस प्रोवाइड कर दिया। देन उसके बाद अब ये तो पॉइंट है, चलो ठीक है, आधे से ज्यादा जनता एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, बट लेकिन क्या आपको पता है कि जीडीपी जो हमारी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी एक साल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं एक गिवन ईयर में इकोनॉमी में, जीडीपी मतलब जितने भी गुड्स और सर्विसेज एक साल के अंदर किसी भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज जीडीपी। तो जो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ना एग्रीकल्चर का, वो 20% से कम है। सोचो आधी से ज्यादा जनता एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, तो शेयर तो ज्यादा होना चाहिए जीडीपी में, बट नहीं, शेयर कम है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट सरकार कम करती है, पहला। और जो दूसरा कारण है वो ये कि जो अदर सेक्टर है, जैसे कि टूरिज्म हो गया, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी हो गया, या अदर जितने भी जो टर्शियरी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उनका शेयर जीडीपी में ज्यादा है, क्योंकि सरकार वहां इन्वेस्टमेंट भी कर रही है और लोग भी वहां पर ज्यादा इंटरेस्टेड है। सेकंड जो पॉइंट आता है दैट इज लो पर कैपिटा इनकम। तो पहले तो एक कंसेप्ट ही समझते हैं कि लो पर कैपिटा इनकम होती क्या है। तो लो पर कैपिटा इनकम का मतलब हो गया कि ये एक रेशो है बिटवीन नेशनल इनकम, कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है और हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि नेशनल इनकम कितनी होगी 100 और टोटल पॉपुलेशन होगी 1000, तो ये बन गई रेशो 1/10 की। तो जो 1/10 है दैट इज पर कैपिटा इनकम, कि एक पर्सन की इनकम कितनी है। तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम बनती है ना, वो बनती है
2022-23 की 98,374, जो कि चाइना से ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 1.5 टाइम्स कम है, यानी कि चाइना की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। और एक और फीचर जो आता है दैट इज कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा हो गई है वर्ल्ड में, 1.4 बिलियन के अराउंड पॉपुलेशन है। तो ये भी हमारी इकोनॉमी का एक फीचर है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन होने का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रही है, गवर्नमेंट को ज्यादा जो है वो पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ेंगे, वो सभी यहां पर कवर होता है। देन उसके बाद हमारे पास अगर आज भी हम बात करें तो हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज, अंडर एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज स्टिल बना हुआ है, जैसे कि साइक्लिक, डिस्गर्स्ड और स्ट्रक्चरल। अब ये तीनों बताता हूं साइक्लिक क्या होती है। साइक्लिक का मतलब क्या हो गया, एक तरह से एक साइकिल में जो है वो एम्प्लॉयमेंट है, दूसरे में नहीं। जैसे एग्रीकल्चर, जब तो एग्रीकल्चर सीजन है तब एम्प्लॉयमेंट है, इसको सीजनल एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं एक तरह से, ठीक है। या फिर हम इसको और भी बेहतर तरीके से लिंक कर सकते हैं, तो सिंपल साइकिल है कि अगर एम्प्लॉयमेंट है तो है, अदरवाइज नहीं। डिसगर्स्ड का मतलब क्या हो गया कि हम लोग काम तो कर रहे हैं बट लेकिन उतनी कैपेबिलिटी पर नहीं, उतने कैपेबल, उतनी ज्यादा उसमें नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 4 लोग किसी एक खेत में काम करने के लिए इनफ थे, बट लेकिन फिर भी वहां पर 8 लोग हैं, फिर भी 8 लोग वहां पर काम कर रहे हैं। पता था कि 4 लोग वो काम कर लेंगे, लेकिन फिर भी 8 है। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी तो उतनी ही है, चाहे 4 लोग काम करे चाहे वो 8 लोग काम करे, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, तो वो इसमें आ जाएगा। स्ट्रक्चरल इन द सेंस कि सरकार रिफॉर्म नहीं कर रही है। जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हमारी इकोनॉमी में क्या है, रिफॉर्म्स चाहिए। तो आज के टाइम पे जो रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं उसकी वजह से स्ट्रक्चरल क्राइसिस आ रहे हैं, और ये स्ट्रक्चरल जो क्राइसिस है कहीं ना कहीं ये भी जो है वो लिंक करते हैं एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज के साथ, कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो चैलेंज है वो इनकी वजह से भी बना हुआ है। यहां तक समझ आया सारा? ठीक है। हमारे पास अभी भी अगर हम बात करें, सरकार स्किल डेवलपमेंट की बात करती है। सरकार क्यों स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है, उनको क्या जरूरत पड़ी है? क्योंकि हमारे पास जो ह्यूमन कैपिटल है उनके पास स्किल्स नहीं है उतनी ज्यादा। स्किल्स हैं बट लेकिन वो टेक्निकल है, ट्रेडिशनल है। और स्किल्स में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, हम कंपीट नहीं कर पाते ना क्योंकि अदर से। तो इलिटरेसी, स्पेशली डिजिटल और फाइनेंशियल। अब आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे, गांव के जो पुराने जो मतलब लाइक के जो अपने स्किल्स पे काम करते हैं, जैसे कि कोई कारपेंटर है, कोई ठीक है मिस्त्री है, कोई प्लम्बर का काम कर रहा है, कुछ भी, वो लोग बड़ी मशीनों को चलाने से डरते हैं। वो स्टिल अपने जो उनका छोटे जो सिंपल जो ट्रेडिशनल मेथड उनको फॉलो कर रहे हैं। अब बड़ी मशीन सब अगर वो एडवांस मशीन को चलाते तो उससे उनको प्रॉफिट होता, ठीक है, उनका काम और आसान हो जाता, या वो अच्छे अच्छे डिजाइन बना पाते। वो सिंपल अभी भी चल रहे हैं, डिजाइन नहीं बना पा रहे। तो इससे क्या है कि जो प्रेजेंट जो मार्केट है उसमें उनकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये चैलेंज हमारे पास अभी भी स्टिल बना हुआ है। इन इक्वालिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे यहाँ पे लगभग 40% जो वेल्थ है ना वो 1% लोगों के पास है। भारत की 40% वेल्थ, ये तो अप्रोक्सीमेट डाटा है तो इससे भी ज्यादा, 1% लोगों के कंट्रोल में है। मतलब जो 60% है, 60% वेल्थ है, वो उसके ऊपर 99% लोग हैं, और 1% के ऊपर 40%। ये हमारे भारत की रियलिटी। देन उसके बाद हम डेवलपिंग इकोनॉमी भी है, ऐसा नहीं है, इतना सब होने के बाद भी हम डेवलपिंग इकोनॉमी है। और हमारी जो डेवलपमेंट है वो किस बिहाफ पर हो रही है, दैट इज मिक्स इकोनॉमी। मतलब हम लोग कह रहे हैं पब्लिक प्लस प्राइवेट। पब्लिक प्लस प्राइवेट का मतलब क्या हो गया कि सरकार की अगर ड्यूटी बनती है वेलफेयर को प्रमोट करना, तो लोगों का भी जो है वो ये फर्ज बनता है, लोगों का भी कर्तव्य बनता है, लोगों की भी ये मोरल ड्यूटी है कि वो भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। तो वो कैसे सपोर्ट करे गवर्नमेंट को? रोज काम करेंगे, टैक्स पे करेंगे, ठीक है, प्रॉपर जो वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इन सब के थ्रू गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उन पर ध्यान देते हैं, उसमें अवेल होते हैं,
तो ये जो पब्लिक प्लस प्राइवेट का जो एक कंसेप्ट है, इसको कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। अब इनके बिहाफ पे लाइक जैसे हम बात करें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इकोनॉमी 2-3 टाइप रहते हैं इकोनॉमी के। मैं आप लोगों को वो साथ के साथ मैं यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ कि इकोनॉमी में आपको 2-3 बेसिक कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। हमने इकोनॉमी में बात करी कि सरकार क्या कर रही है, वेलफेयर को प्रमोट कर रही है। अब हमारी भारतीय गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि सर्टेन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, जो कि ये कहते हैं, सरकार को डायरेक्शन देते हैं कि वेलफेयर को प्रमोट करना है। और वो वेलफेयर में एक वेलफेयर इकोनॉमिक वेलफेयर भी है। देखो डीपीएसपी के साथ लिंक कर रहे हैं, डीपीएसपी में कहा है, तो आप अपने आंसर में डीपीएसपी को भी रेफरेंस में लिख सकते हैं जब वेलफेयर की बात हो रही है। तो जो डीपीएसपी है इसमें एक तो इकोनॉमिक वेलफेयर है, दूसरा यहां पर पॉलिटिकल वेलफेयर भी है। और जो पॉलिटिकल वेलफेयर है ना, पॉलिटिकल वेलफेयर पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होता, पॉलिटिकल वेलफेयर होता है प्रमोशन ऑफ फंडामेंटल राइट। कि अगर फंडामेंटल राइट प्रमोट हो रहे हैं तो वो एक तरह से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर वी है इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, यहां पर एम्प्लॉयमेंट रिफॉर्म्स ये सभी आते हैं। तो जो इकोनॉमी है, जब हम बात करते हैं ना, गवर्नमेंट वेलफेयर प्रमोट करता है। अब गवर्नमेंट वेलफेयर कैसे प्रमोट करेगा? अगर हम एक मंत्र देखें या कंसेप्ट बोलते हैं इसको सिंपल, इकोनॉमी में गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, वेलफेयर को प्रमोट करे। क्यों करे? क्योंकि डीपीएसपी में मेंशन्ड है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो रिसोर्सिस है ना, हर कंट्री के पास अपने रिसोर्सिस होते हैं, चाहे वो लैंड, लेबर, कैपिटल कुछ भी हो। वो रिसोर्सिस को मॉडिफाई करके वेलफेयर को प्रमोट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे? रोड। सरकार ने कहा ना कि हर विलेज तक जो है वो रोड होगा। वो क्यों होगा? वो वेलफेयर प्रमोट करने के लिए। तो सरकार ने क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर को रिसोर्स बनाया वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। तो जब सरकार ही सब कुछ कर रही है, सरकार ही वेलफेयर प्रमोट कर रही है, तो इस तरह की जो इकोनॉमी है ना, उसको सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। मतलब गवर्नमेंट के पास सारे रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल है रिसोर्सेज के ऊपर, और वो सब कुछ का ध्यान रख रही है, सारा सब कुछ। दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। और सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक एग्जांपल बताओ मुझे। रशिया। हालांकि रशिया भी पूरी सोशलिस्ट नहीं है, बट लेकिन रशिया इसका एग्जांपल है। सिंपल समझो, रशिया में गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है रिसोर्सेज के ऊपर। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमने देख लिया गवर्नमेंट वेलफेयर प्रमोट कर रही है, मतलब सारे रिसोर्सेज सरकार के पास। एक और इकोनॉमी आती है, दैट इज कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब इन्होंने क्या कंसेप्ट अप्लाई किया? इन्होंने कहा कि जो भी है वो सब कुछ मार्केट का, मतलब जितने भी चेंजेस, जो भी वेलफेयर का कंसेप्ट है, वो सारा का सारा किसके साथ लिंक करता है? मार्केट के साथ। मतलब मार्केट इन द सेंस लाइक की इकोनॉमी, कि उसके साथ लिंक कर रहा है कि वेलफेयर। मतलब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दो सीधा। 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए किसी कोई पर्सन ए है, उसके पास 100 रुपीज गए। अब उसके पास मान लो 100 रुपीज लाइक की 1 करोड़। तो उसने क्या कर दिया? उसने घर बनाना शुरू कर दिया अपना। उसने अपना जो है वो क्या करा? उसने कहा कि मुझे अपना घर बनाना है। उसने घर बनाना शुरू कर दिया। अब घर बनाने के लिए उसने क्या ढूंढा? उसने ढूंढे आर्किटेक्चर्स, उसने ढूंढे लेबरर। तो मतलब आगे जाओ पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। तो लेबरर के पास पैसा गया, ठीक है। मान लो
किसी पर्सन ने इस घर को बनाने के लिए लगा दिए थे 50 दिन, अब उसको 50 दिन के पैसे मिले, 50 दिन के पैसे लेकर वो घर गया, ठीक है। घर पे जाके उसने क्या किया कि पहले तो घर का सामान खरीद कर लेकर गया, तो कहीं से सामान खरीदा तो मतलब जहां से सामान खरीदा उसके पास भी कुछ पैसे गए, मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई। फिर उसने अपने बेटे को कहा, मान लो उसका सन था बी, उसके बेटे को आके चल तुझे मैं जो है वो अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता हूँ, और फिर अच्छे स्कूल में उसकी एडमिशन हो गई, तो वहां पर भी पैसे दिए। तो क्या हुआ कि आगे इकोनॉमी चल रही है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। तो इससे क्या हो रहा है, पूरा साइकिल चल रहा है कि एक जगह पर क्या हुआ था, जैसे इन्वेस्टमेंट हुई, इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट से रोजगार मिला, जब रोजगार मिला तो लाइवलीहुड ऑप्शंस है, लाइवलीहुड से क्या हुआ कि किसी पर्सन के पास पैसा गया तो उसने उस पैसे को खर्च किया तो अगेन फिर जैसे मान लो कि किसी ने क्या किया, किसी ने 100 पेन जो है वो खरीद लिए, कोई पर्सन जिसका पैसा गया उसने 100 पेन खरीद लिए, तो अब 100 पेन एक बार चले गए तो मतलब 100 पेन और भी तो बनेंगे, तो अगर 100 पेन और बनेंगे तो मतलब फिर से किसी के पास रोजगार जाएगा। तो पूरा साइकिल ऐसे चलता रहता है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये कहती है कि एक बार पैसा फेंको बस, उसके बाद काम होता रहेगा, सब कुछ मार्केट के ऊपर छोड़ दो, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिर्फ दूर से देख रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है और इकोनॉमी को क्या रख रही है, फ्री रख रही है, दैट इज कैपिटलिस्ट। अब जब भारत आजाद हुआ तो हमारे पास ऑप्शन थे कि या तो हम कैपिटलिस्ट बनते, मतलब कैपिटलिस्ट का एग्जांपल हो गया यूएसए, या वेस्ट की जितनी भी कंट्रीज है मोस्टली कैपिटलिस्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन थे कि हम क्या करते हैं, सब कुछ मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि सोशलिस्ट बनते हैं और जो है वो वेलफेयर को प्रमोट करेंगे, मतलब सरकार रिसोर्सेज पे कंट्रोल करेगी सब कुछ। बट लेकिन जो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्या है, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि हमारे पास डाइवर्सिटी भी है, तो कहीं पर हमें वेलफेयर को प्रमोट करने की जरूरत थी, कहीं पर हमें जो है वो कैपिटलिस्ट भी बनना था। अब वेलफेयर तभी प्रमोट किया जा सकता है जब रिसोर्सेज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, क्योंकि अगर रिसोर्सेज के ऊपर कैपिटलिस्ट का कंट्रोल होगा, ठीक है, अगर कैपिटलिस्ट ये प्लान करते हैं, या कोई पर्सन है जो मान लो ए, ये बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट क्या हुआ, बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन तो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगा, वो किसी का वेलफेयर बाद में देखेगा। उसने इन्वेस्टमेंट क्यों करी थी, उसने इन्वेस्टमेंट इसलिए करी, उसका पैसा आया और उस पैसे को यूटिलाइज करे और प्रॉफिट हो। तो फिर यहां पर एक कंसर्न रेज हो गया कि वेलफेयर तो ठीक है बट लेकिन फिर कैपिटलिस्ट सोचेंगे नहीं। तो इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने फॉलो किया कि हम वेलफेयर भी प्रमोट करेंगे और हम लोग जो है वो कैपिटलिज्म की तरफ भी चलेंगे, दैट इज मिक्स इकोनॉमी। मतलब हमने कैपिटलिस्ट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, बट लेकिन साथ में हमने कहा कि भाई वेलफेयर को भी प्रमोट करेंगे, तो यानी कि रिसोर्सेज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होगा। तो फिर यहां पे इकोनॉमी में, मिक्स मॉडल में रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे ये रिसोर्सेज है तो ये रिसोर्सेज से दो काम हो रहे हैं, कंट्रोल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ध्यान रख रही है, एक तरफ यहां पर वेलफेयर को प्रमोट हो रहे हैं और दूसरा यहां पर कैपिटलिस्ट। अब कैसे, इसका एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मान लीजिए 4 लेन का प्रोजेक्ट, अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई रिसोर्स तो मेरा है, जमीन मेरी। गवर्नमेंट ने क्या कहा, रिसोर्सेज जो है वो किसके हैं, मेरा। गवर्नमेंट ने बोला रिसोर्सेज मेरे पास है, ठीक है, समझना सिर्फ इसको। लेकिन वेलफेयर तो प्रमोट करना है, बट लेकिन कैसे। गवर्नमेंट गई कैपिटलिस्ट के पास कि ये लो टेंडर रोड बनाने का, तो कैपिटलिस्ट को भी पैसा चल गया और रोड भी बन गया, मतलब वेलफेयर भी प्रमोट हो गया। तो ये दोनों कंसेप्ट आपस में लिंक करते हैं, इस तरह से काम होता है मिक्स मॉडल में। रिसोर्सेज पब्लिक, कैपिटलिस्ट प्राइवेट, पब्लिक प्लस प्राइवेट। समझ आया। हमारे पास रिसोर्सेज तो है बट लेकिन लिमिटेड, टेक्नोलॉजी है लिमिटेड,
तो ये भी हमारी इकोनॉमी का फ्यूचर है, बट लेकिन अब हम इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। जैसे कि हमारे पास रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है, कैसे टारगेट तो डेवलपिंग से डेवलप्ड बनने का है, बट लेकिन कोल हमारे पास कम है और उस कोल के लिए हमारी गल्फ नेशंस के ऊपर डिपेंडेंस है। तो हम क्या करते हैं, कोल इंपोर्ट करते हैं। यूरेनियम जो है वो हम सेंट्रल एशियन नेशन से लेकर आ रहे हैं। तो मतलब अकेले खुद से ही कोशिश करके डेवलप होना टफ है, हमें बाहर से भी सहारा लेना पड़ रहा है, रिसोर्सेज बाहर से भी लेकर आने पड़ रहे हैं जो हमारे पास लिमिटेड है या कम है। तो इस तरह से क्या चलता है कि एक साइकिल चलता है जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट है। देन उसके बाद हमारी इकोनॉमी पार्टिसिपेटिव है प्लस साथ में कॉम्पिटेटिव भी है। पार्टिसिपेटिव मतलब पब्लिक प्लस प्राइवेट। कॉम्पिटेटिव कैसे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, 4 लेन का ही। गवर्नमेंट ने क्या निकाला जो है वो 4 लेन मतलब नेचुरल रिसोर्सेज टेंडर, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, टेंडर निकाला। कैपिटलिस्ट कौन हो गए, 2-3 बड़े बड़े बिल्डर्स जो है वो आ गए, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो पूरा देखेंगे। तो मतलब ए और बी के बीच में कंपटीशन रेज हो गया कि किसके पास ये टेंडर जाएगा, दैट इज कॉम्पिटिटिव। इन दोनों के में कंपटीशन अगर होगा तो प्रॉफिट हमारा होगा। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो ए पर्सन जो है वो गया टेंडर फाइल करने के लिए और उसको वो टेंडर मिल गया, तो बी ने एकदम से बोल दिया कि सर, सरकार को बोला कि आपने इसको पिछला टेंडर भी दिया था और इसने रोड बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया, तो इस बार इसका टेंडर कैंसिल किया जाए। तो फिर ए बोलेगा कि नहीं नहीं, पिछला गलती से हो गया था, इस बार का अच्छे से होगा। तो अगर वो इस बार अच्छे से करता है काम को तो इससे क्या होगा, वेलफेयर प्रमोट होगा। तो कंपटीशन से वेलफेयर भी प्रमोट होता है। हालांकि दोनों में ही चैलेंजेस है और हमारे यहाँ पर आज के टाइम पर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा बन रहा है, देयर इज नो डाउट कि 4 लेन अच्छे नहीं बन रहे, बट लेकिन स्टिल डेवलपमेंट का एक नेगेटिव इंपैक्ट डिस्ट्रक्शन भी रहता है और वो डिस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं हमारा जो नेचुरल जो एनवायरमेंट है वो फेस कर रहा है और उसका नेगेटिव इंपैक्ट हम लोग फेस कर रहे हैं। कैसे, लैंडस्लाइड्स जो हमने मानसून टाइम पे देखे, हम देख रहे हैं हीट वेव्स, चैलेंज हम फेस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने बहुत सारे पेड़ों को काट दिया। अभी बिलासपुर में एक इंसिडेंट हुआ था बस वाला, तो क्या है कि वो जो वहां पे मशीन्स वगैरह भी लगी हुई थी, पहले कुछ चैलेंजेस थे, या आप देखोगे बिलासपुर वाले रीजन में तो बहुत सारे पेड़ काट दिए गए हैं। तो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट सिर्फ एक छोटे से रीजन पर तो पड़ ही रहा है, बट लेकिन पूरे रीजन पर भी पड़ रहा है, तो उसको भी हम एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन, माइनिंग हम कर रहे हैं, इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है। तो जो ये डेवलपमेंट चल रही है अगर सस्टेनेबल होगी, देखो दोबारा से कंसेप्ट आ गया सस्टेनेबल, अगर डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगी तभी इफेक्टिव है, नहीं तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर ही पड़ रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी की बात करें सबसे पहले एंशिएंट टाइम पे, देन मेडिवल डिस्कस करेंगे, फिर मॉडर्न लिंक करेंगे। तो एंशिएंट टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी है उसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक, पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद महाजनपद पर चलेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग आज से हम किस फेज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 3300 से लेकर 1500 BCE की। जीसस क्राइस्ट का बर्थ 1 AD में हुआ, मतलब 1 लाइक जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हम कहते हैं AD, और उससे पहले का जो टाइम था उसको BCE कहते हैं। उससे पहले के टाइम पे भी कितना, 3300 से लेकर 1500 के बीच में, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इसकी फेजेस है, अर्ली फेज, ठीक है, मैच्योर फेज और लेटर फेज, वो हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं या हम आगे पढ़ेंगे, बट लेकिन हम यहाँ फीचर्स पढ़ेंगे कि वहां पर इकोनॉमी कैसी थी। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए आपको लिखने के लिए आ गया मेंस में कि जो विजन है, हम कहते हैं ना कि इंडिया जो है एक रिपब्लिकन नेशन है, और ये जो रिपब्लिकन नेशन है इसमें हमारा एक कंसेप्ट है दैट इज आत्मनिर्भर का, अब ये, या फिर रैपिड अर्बनाइजेशन का। तो ये अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट हमारे लिए नया नहीं है, ये हमारी सिविलाइजेशन में पहले से था। कैसे पता चलता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो पहली अर्बनाइजेशन थी भारत की, फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं उसको, वहां पे बिल्कुल अर्बन कल्चर था। तो अब इसको आप एज एन रेफरेंस लिख सकते हैं, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। तो यहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता था। आज भी अर्बन कल्चर है,
ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, एग्जाम्पल बन गया। वेट एंड मेजर्स थे उस टाइम पर भी, आज के टाइम पर भी है। अर्बन सेंटर्स आज भी है, उस टाइम पर भी थे। एग्रीकल्चर आज भी आप देखोगे सिटी में एग्रीकल्चर नहीं होता, सिटी के बाहर एग्रीकल्चर होता है। ऑब्जर्व किया है आप लोगों ने ये? सिटी में एग्रीकल्चर होता है, यस और नो? सिटी के बाहर होता है, और सिटी में क्या होता है? अर्बन सेंटर्स होता है जहां पर सामान बेचने खरीदने के लिए आते हैं लोग। तो दैट मीन्स कि ये उस टाइम पर भी था, आज भी है। हमारी अर्बन पॉपुलेशन आज भी है, उस टाइम पर भी थी। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अर्बन कल्चर। रेस्ट हम पूरा जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर कवर हो जाएगा, लेकिन बेसिक याद रखना। वैदिक में अगर हम बात करें, वैदिक कल्चर, अब देखो वैदिक अर्ली जो आपका ये इंडस, नाम माइक ऑफ करना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहां पर हमने बात करी अर्बन कल्चर की, कि अर्बनाइजेशन की। बट लेकिन वैदिक कल्चर की अगर हम बात करें तो वैदिक कल्चर में हमें शिफ्ट देखने को मिली कि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हो गई, हमारी इकोनॉमी पास्टोरल बन गई। जैसे ऋग्वेद में आप देखोगे सब कुछ जो है वो गाय के साथ लिंक करता है, गायों के साथ। तो मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होगी वो उतना अमीर होगा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए हमें चाहिए लोहा। मतलब जैसे हल होता है ना, तो लोहे का जो हल होता है वो ज्यादा डीप में जो है वो खेत के लिए बेहतर है, वो अच्छे से जाओ खेत को तैयार करेगा प्रॉपर पूरा, और उससे जो है वो कोई भी क्रॉप को कल्टीवेट करना इजी रहेगा, अच्छे से कल्टीवेशन होगी। लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पर लोहे की खोज नहीं हुई थी। जो ऋग्वैदिक एज है वो 1500 के अराउंड में है, 1500 से लेकर 1000 तक के बीच में। अब इसमें हमारे पास लोहे की डिस्कवरी का भी रुकी है। आयरन की खोज हमारा 1000 BC में हो रखी है। इसके बाद हमें पता चला कि हमारे पास जो है वो आयरन आ चुका है। जब ये हमारे पास आयरन आया, उसके बाद से हमारी इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होनी शुरू हुई। हमने क्या किया? जंगलों को काटना शुरू किया और उनको जो है वो वहां पर खेत वगैरह बनाया और एग्रीकल्चर शुरू हो गया मैसिव लेवल पर। तो ये जो कंसेप्ट है, ऋग्वैदिक में पास्टोरल इकोनॉमी थी, इकोनॉमी काऊ के ऊपर डिपेंड थी। देन उसके बाद लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर शुरू हो गया और हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर की तरफ ट्रांसफॉर्म होने लगी धीरे धीरे। लेकिन जो इकोनॉमी थी दैट वाज रूलर। मतलब यहां पर आपको छोटे छोटे ट्राइब्स देखने को मिलेंगे। वो ट्राइब्स भी कैसे थे? वो ट्राइब थे रिपब्लिकन। मतलब जो ऋग्वैदिक फेज है वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट था दैट वाज इलेक्टेड, वो मोनार्क नहीं था। आज भी ऐसा है। हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट यानी कि नेशन का हेड, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय अस। तो ये हमें यहां पर मिला। ब्रिटिशर्स नहीं देकर गए, हमने अपने वेदों से उठाया, हमने अपने वेदों से सीखा। मॉडर्न जो स्ट्रक्चर्स है वो ब्रिटिशर्स, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान बना तो हमने इसको जो है वो डिफरेंट वे से लेकर आए। बट लेकिन बेस यहां पर मिलता है। और ये हमें कैसे पता चला? जब हम पढ़ते हैं ना सेकेंड फेज 1857 से लेकर 1947 के बीच में फ्रीडम स्ट्रगल, क्या सेल्फ रियलाइजेशन, या फिर अगर हम बात करें सेल्फ रिस्पेक्ट, वो कैसे आई? हमने अपने इतिहास को पढ़ा, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बिल्ड हुआ, तो हमें पता चला कि भाई ब्रिटिशर्स बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, रिपब्लिकन की। हमारे पास तो रिपब्लिकन सिस्टम था पहले। तो ये वो कंसेप्ट है। अब देखो ट्रेड एंड कॉमर्स यहां पर भी होता था, थोड़ी आपस में व्यापार होता था, बट लेकिन कैसे? दैट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या हो गया? किसी के पास राइस है, ठीक है, किसी ने कोई और क्रॉप ग्रो कर ली, ठीक है, जैसे राइस, और आप ले लो एग्जांपल वीट का, या कोई और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, कुछ भी। मतलब कोई पर्सन ने ए क्रॉप ग्रो करी, कोई पर्सन ने बी क्रॉप ग्रो करी, तो ए को जो है वो बी क्रॉप चाहिए थी और बी को ए क्रॉप चाहिए थी। तो इन्होंने टारगेट किया कि भाई थोड़ी तू मुझे दे दे, थोड़ी मुझसे ले ले,
ऐसा काम चल जाएगा, दैट इज बार्टर सिस्टम। जैसे किसी को आटा चाहिए था, किसी को चावल चाहिए थे, तो चावल वाले ने क्या किया, जिसको आटा चाहिए था दोनों ने एक क्या किया, जो उसका सरप्लस था उसको एक्सचेंज कर लिया, मतलब करेंसी नहीं थी, नो करेंसी। यहां पर जो वैदिक है, जैसे आज के टाइम पे टैक्सेशन है ना, टैक्सेशन उस टाइम पर भी थी, लेकिन टैक्सेशन सिर्फ वॉलेंटरी थी, आपकी अपनी इच्छा है, आप दे सकते हो जितना आपको डोनेट करना है, और इसको बली सिस्टम कहते हैं। रूरल इकोनॉमी जो मैंने आपको बताया, और लिमिटेड ट्रेड, लोकल ट्रेड होती थी सिर्फ। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे ऋग्वेद में हमने बात करी कि वहां पर सिंपल काऊ के ऊपर इकोनॉमी थी, काऊ पर डिपेंडेंट थी, तो ऋग्वेद से जो लेटर वैदिक की तरफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें आप देखते हो कि जो बली सिस्टम है ना, बाद में अब टैक्स बन गया कि अब आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। इतना टैक्स कौन लगा रहा है? एक अथॉरिटी। वो अथॉरिटी लेटर वैदिक एज में मोनार्क बन गया। मोनार्क इन द सेंस राजा, और ये राजा धीरे धीरे हेरिडेटरी हो गया, मतलब राजा का बेटा राजा। जब राजा का बेटा राजा बनने लगा, हेरिडेटरी कंसेप्ट हुआ, तो इससे शुरू हुआ एक्सप्लॉयटेशन। ये एक्सप्लॉयटेशन दो तरह से शुरू हुआ। कैसे? एक तो शुरू हुआ रिजिडनेस से, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत रिजिड बना दिए। जैसे आज के टाइम पे देखोगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो रहा ही नहीं, हम कुछ बोल नहीं सकते, हम सरकार के किसी भी काम की आलोचना नहीं कर सकते, एकदम से जो है वो आपके ऊपर जो है एक्ट लग जाएंगे। ऐसा आजकल चल रहा है, ऐसा हो रहा है, हेट स्पीच एकदम से हो जाएगा, एकदम से वायरल होता है, ट्रोल करते हैं, मतलब गवर्नमेंट के किसी भी काम को आप इस टाइम पे क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते। मतलब क्या हो रहा है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत रिजिड हो गए। सेकेंड एक्सप्लॉयटेशन यहां पर था इन फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम पीक पर चला गया, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ठीक है, पीक पर चला गया बिल्कुल। जो कास्ट सिस्टम पहले कर्म पर बेस्ड था, अब वो बर्थ पर बेस्ड हो गया। अब ये चैलेंजेस, जो दोनों चैलेंजेस थे, एक तो रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन, एजुकेशन नहीं है सबके लिए, फिर यहां पर 6th सेंचुरी बीईसी में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, जिसको कहता है सेकेंड अर्बनाइजेशन, दैट इज फेज ऑफ महाजनपद, जहां पर ट्रेड एंड कॉमर्स अगेन शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर है, मैंने आपको बताया कि 1000 बीसी में क्या हुआ था, लोहे की खोज। इसके बाद फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया। जब फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू किया, तो ये जो गंगा के जो प्लेन्स है ना, यहां पर एग्रीकल्चर शुरू हो गया। गंगा के प्लेन्स ऑलरेडी फर्टाइल, तो मतलब एग्रीकल्चर थोड़े लेवल पर नहीं होगा, सरप्लस होगा। तो जब एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ, तो यहां से लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसको बेचना शुरू कर दिया, दैट मीन्स करेंसी, बार्टर सिस्टम खत्म, पैसा आने लगा। ठीक है, पहला पॉइंट, पैसा आने लगा, लोगों के पास सरप्लस आई, उसको बेचने के लिए कहीं जाना है, तो मतलब ट्रेड सेंटर, और ये ट्रेड सेंटर धीरे धीरे अर्बन एरियाज में कन्वर्ट होने लगे। ये अर्बन एरियाज फिर बन गए सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो यहां से फिर सेकेंड अर्बनाइजेशन 6th सेंचुरी बीसीई में शुरू हुई। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, अर्बन सेंटर डेवलपमेंट। देन उसके बाद गुप्ताज की बात करते हैं। मौर्यज के टाइम पे ये ऑलमोस्ट आपका जो महाजनपद है, यही वाली फेज है। गुप्ताज को कहा जाता है गोल्डन एज, कि यहां पे सब कुछ बेहतर था। कैसे? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत अच्छा था, फॉरेन ट्रेड भी बहुत अच्छी होती थी, इंटरनल भी, क्राफ्ट प्रोडक्शन यहां पे बहुत बेहतर थी। एग्रीकल्चर अगर हम बात करें, तो हम लोग यहां पर फूड क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हैं, कैश क्रॉप भी ग्रो कर रहे हैं। कॉटन, शुगर केन, टोबैको, दीज आर कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स, बरेली, व्हीट, पैडी, पल्सेस, वेजिटेबल्स, दीज आर फूड क्रॉप्स।
क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, कौन सी कैश क्रॉप है, कौन सी फूड क्रॉप है। प्लस गुप्ता के टाइम पे जो मार्केट थी ना, उसको जो कंट्रोल करता था उसको बोलता गिल्ड सिस्टम, GUILD सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जनरली जो मर्चेंट थे वो इस एसोसिएशन का पार्ट थे। ये एक तरह से एसोसिएशन है जो क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं ट्रेड को, ठीक है, रिजॉल्व कर रहे हैं डिस्प्यूट्स को, और प्रॉपर पूरा ये फंक्शन कर रहे हैं बैंक की तरह। मतलब किसी को पैसा चाहिए तो पैसा प्रोवाइड करना, ट्रेड से रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करना, तो ये इनका पूरा काम रहता था एक तरह से। जैसे आज के टाइम पे कोई एसोसिएशन, सरकार ने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जैसे ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल का काम भी क्या रहता है, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। तो वैसे ही ये भी जो भी इश्यूज रहते थे उनको सॉल्व करते थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं मेडिवल इकोनॉमी की। एग्रीकल्चर चल रहा है, मतलब एग्रीकल्चर जैसे आज भी है उस टाइम पर भी एग्रीकल्चर चल रहा था, बट लेकिन यहां पर हमारी कनेक्टिविटी वर्ल्ड के साथ होनी शुरू हुई। जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स, रोमन एम्पायर, अरब ट्रेडर्स, इनके साथ हमारा व्यापार शुरू हुआ। अब यहां पर फिर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बननी शुरू हुई, जैसे कि हैंडलूम। हैंडलूम का मतलब क्या हुआ, जो कि हाथ से जो है कि वेरियस प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे चंबा रुमाल, ठीक है, चंबा चप्पल, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ हैंडलूम। तब मॉडर्न इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे सबसे पहले जो इंडिया की इकोनॉमी थी, ब्रिटिशर्स के लिए सिर्फ एक रॉ मटेरियल था। मतलब ब्रिटिशर्स के लिए फील्ड, खेत का काम किया है हमारी इकोनॉमी ने। वो लोग हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, ब्रिटेन में जाकर ब्रिटिशर्स वहां पर उनको गुड्स में कन्वर्ट करते थे। फिर वो गुड्स पहले तो अदर कंट्रीज में जाते थे, भारत में नहीं आते थे, पर लेकिन कुछ समय बाद भारत में भी आना शुरू करे। तो जब मशीन मेड गुड जो है वो भारत में आने लगे तो उससे हमारी इकोनॉमी एक्सप्लॉइट होनी शुरू हुई। तो इससे हमारी इकोनॉमी फिर बैकवर्ड होने लगी। जो हमारे रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो गया। ये एक्सप्लॉइटेशन कैसे हुआ, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हम क्या करते थे, हम तो फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे, कैश क्रॉप थोड़ी ना ग्रो करते थे, हम तो फूड के ऊपर फोकस करते थे। ब्रिटिशर्स ने हमें कहा कैश क्रॉप ग्रो करो, आपको कैश मिलेगा, पैसा मिलेगा। जैसे कि हमने शुरू किया इंडिगो, कॉटन, टोबैको, ये सभी हमने ग्रो करना शुरू किया। दीज आर एग्जाम्पल्स। देन उसके बाद इससे क्या हुआ कि जो हमारी इकोनॉमी है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुई, और वो डिसइंटीग्रेशन का सबसे पहला इंपैक्ट देखा गया हैंडलूम की तरफ। जो हैंडलूम है उसकी वैल्यू खत्म हो गई। आज के टाइम पे भी देखोगे तो हाथ से बने जितने भी गुड्स है उनकी वैल्यू बहुत कम होती जा रही है, सब लोग मशीन की तरफ चल रहे हैं, मतलब हैंडलूम की वैल्यू कम हो रही है। तो उस टाइम पर भी ऐसा हुआ। तो इसके बाद ओवरऑल ये सब होने का कारण क्या था, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां पर आया था, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में आया, उसके बाद ब्रिटेन से यूरोप की जो अदर कंट्रीज है उन पर एक्सटेंड हुआ, फिर उसके बाद भारत पर आया। तो ये है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मैक्सिमम कहा जाता है कि सारे रेवोल्यूशन इसके बाद ही हुए, तो एक तरह से मदर ऑफ रेवोल्यूशन भी इसको कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक बेस बनाया, जिसके बाद जो है वो जो लेबर मूवमेंट हुई, जो राइज ऑफ मिडिल क्लास हुआ, उससे हम कह सकते हैं कि फिर जाओ वेरियस जो है जितने भी जो है रेवोल्यूशन वो शुरू हुए। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये सेकेंड हाफ में शुरू हुआ था 18th सेंचुरी के ब्रिटेन में, और उसके बाद एक्सटेंड हुआ था यूरोप में और वर्ल्ड वाइड। क्यों हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ये 18th सेंचुरी है इसके मिड हाफ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों, ये क्वेश्चन बनना चाहिए माइंड में। इसका पहला कारण था दैट इज रॉ मटेरियल। सेकेंड जो कारण था दैट इज स्टीम इंजन। थर्ड कारण था दैट इज मशीनरी। ये सब बनने लगा, मतलब आप मैसिव लेवल पर अगर प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए मशीन्स का होना बहुत जरूरी है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वो एक बेस बना। देन इसके बाद लेबर, कैपिटल और लैंड। जमीन तो मिल ही रही थी, तो यूरोपियंस क्या कर रहे थे, अगर जमीन नहीं बन रही थी तो कॉलोनी बना रहे थे।
कॉलोनीज का एक जो अब एक्सपेंशन कर रहे थे, लेबर उनको इन कॉलोनी से मिल रही थी, वो भी चीप लेबर, पैसा उनके पास था ही, तो इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये कुछ बेसिक कारण है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा भारत के ऊपर? तो पॉजिटिव अगर हम बात करें तो अर्बनाइजेशन भारत में शुरू हुई, राइज ऑफ मिडिल क्लास, और यही मिडिल क्लास जो है वो बाद में अगर हम बात करें हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसकी जो बैकबोन बनती है। कनेक्टिविटी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये कंसेप्ट शुरू होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ। लेबर रिफॉर्म्स हुए और मॉडर्न इंडस्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट हुई भारत में। नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुए? लोगों का माइग्रेशन, लोग जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ जाना शुरू किया, आज भी ऐसा चल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज, इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो एम्प्लॉयमेंट चल गई, बट लेकिन जो अदर एरियाज थे वहां पर अनएम्प्लॉयड होने शुरू हो गए लोग, जैसे हैंडलूम, तो जो हाथ से जो बुनकर थे उनका रोजगार खत्म होने लगा। क्राइसिस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक टर्म है, ये मैं आपको करवाऊंगा जब हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होगा कि हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो पूरा बैलेंस है, बैलेंस शीट जिसको हम कहते हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, क्यों? क्योंकि जो लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हुए थे वो लोगों के लिए भी क्या ऑप्शन बचा? एग्रीकल्चर। जैसे कोविड-19 के टाइम पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे लेबरर्स जो है वो शहरों से गांव वापस आए, और जब गांव में वापस आए तो उनके पास रोजगार के लिए ऑप्शन क्या थे? कि भाई खेती बाड़ी करते हैं अब। तो फिर क्या हुआ, वो मान लो उनके पास एक छोटी सी जमीन थी, तो उस जमीन के ऊपर 10 लोग काम करने लगे, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर, उस जमीन के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया। रिफॉर्म्स नहीं किए ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर, इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड, हमारी इकोनॉमी रॉ मटेरियल ले गए, हमको जो मिक्स से जो हमको जो फाइनल गुड्स की जो मार्केट बनाया, बट लेकिन रिफॉर्म्स बहुत लिमिटेड किए, और जो रिफॉर्म्स किए उन पर उनके लिए ब्रिटिशर्स को ज्यादा, वो अपना प्रॉफिट ज्यादा देखते थे। देन उसके बाद हमारी जो जमीन है, हमारे यहाँ पर जो जमीन का जो कंसेप्ट है ना, आज भी हमारे ना कल्चर के साथ कनेक्टेड है, हमारे रूट्स के साथ, हमारे इमोशंस के साथ कनेक्टेड है। बट ब्रिटिशर्स ने हमारी जो जमीन है उसको कॉमोडिटी बना दिया, मार्केट। मतलब कि जैसे आप अगर रेंट नहीं पे कर पा रहे हो तो आपकी जमीन बेचकर जो है वो किसी और को दे दी जाएगी, तब ब्रिटिश सरकार अपना रेंट पूरा कर लेगी, इस तरह से। तो मार्केट कॉमोडिटी बना दिया जमीन को। इससे हमारी जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है वो रूइन होना शुरू हुई, इफेक्ट होना शुरू हुई। ऊपर से जो ब्रिटिशर्स के रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम थे, पहले तो हमें समझ ही नहीं आए शुरू में, जब समझ आए तो हमें पता चला कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और वो एक्सप्लॉयटेशन फिर आप देखते हो बाद में एक तरह से इकोनॉमिक नेशनलिज्म की फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है। तो देखो, अभी तक नेशनलिज्म सिंपल था, अभी तक नेशनलिज्म सिर्फ सिंपल था, अब क्या बन गया? इकोनॉमिक नेशनलिज्म। अभी क्या बन गया? इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक नेशनलिज्म मतलब अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बचाना है हमें। आज के टाइम पे अगर हम कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत, वो क्यों है? वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वजह से है कि भाई इकोनॉमी भी अपनी है, जैसे देश अपना है वैसे इकोनॉमी भी हमारी अपनी है। तो ये कंसेप्ट है इकोनॉमिक नेशनलिज्म का, जो कि ब्रिटिशर्स से लड़ाई के टाइम पे, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उस टाइम पे हमने इसको अपना जो वेपन बनाया। यहां तक समझ आया सारा? कहानी तो नहीं लग रही है, इकोनॉमी की कहानी तो नहीं हो गई? अब देखो, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि कनेक्टिविटी बनाएगा इकोनॉमी में, तो फिर इकोनॉमी के जो कंसेप्ट है ना वो बहुत अच्छे से समझ आएंगे। आई एम श्योर कि आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट तो अब आपको पूरा समझ आ गया होगा कि कोर कैसे चल रहा है सब कुछ। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ब्रिटिशर्स भारत में आए, हमें पता है कि तकरीबन 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया था। तो वो ट्रेडर आए थे, सिर्फ सिंपल यूरोपियंस केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर, बट लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती गई, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या कर दिया? कॉलोनी बना दिया। तो ये कॉलोनियल रूल जो है वो एक्सीडेंटल भी है और प्लान भी, ये मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। बट लेकिन
ब्रिटिशर्स ने भारत में रेवेन्यू सिस्टम, मतलब जैसे उन्होंने ये देखा कि भारत को कॉलोनी बन गई, जब मेनली अगर हम बात करें तो 1757 के बाद बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया और शुरुआत बंगाल से हुई थी। तो जब इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के हाथ में गई तो ब्रिटिशर का टारगेट क्या था, रेवेन्यू, कि भाई ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो उन्होंने रेवेन्यू पॉलिसीज लाई, मेनली 3 रेवेन्यू पॉलिसीज है। पहली आती है परमानेंट सेटलमेंट, जिसको परमानेंट सिस्टम कहते हैं, जमींदारी सिस्टम। ये जमींदारी सिस्टम जो है वो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस करा था बंगाल में, बंगाल बिहार वाला रीजन, वहां पर। अब परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम, इसमें सबसे पहले तो क्या हुआ, एक किसान जो है वो जमीन पर अनाज उगा रहा है, बट लेकिन वो जमीन उसकी नहीं है, वो जमीन है जमींदार की। मतलब जमीन का ऑनर किसको बना दिया, जमींदार को। परमानेंट सेटलमेंट ने क्या किया, जमीन का ऑनर बना दिया जमींदार को, और जमींदार को बोला कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें दो, इन रिटर्न उसका कुछ परसेंट अपने पास रख लेना, रेस्ट हमें दे दो। तो जो रेस्ट गवर्नमेंट को देना था ना, दैट वाज फिक्स, सपोज दैट इट वाज 90%, एंड जो बचता है वो जमींदार अपने पास रख ले। मतलब ये नहीं बोला जमींदार को कि वो पीजेंट से कितना रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। तो जमींदार भाई साहब लालच के चक्कर में 100% ही कलेक्ट करने चले फार्मर से। अब सोचो, एक फार्मर से 100% ही रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया, मतलब जो था पूरा सब कुछ जमींदार लेकर चल गया, पीजेंट के पास कुछ बचा नहीं। दैट मीन्स क्राइसिस। और जब भी क्राइसिस आते हैं हमेशा जो है वो क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है। तो यहां पर क्या हुए, रिवोल्ट हुए। तो 1857 से पहले के जो रिवोल्ट है ना, वो पहले जमींदार के अगेंस्ट थे, बाद में ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट हुए। दूसरा है रोहतवाड़ी सिस्टम मद्रास में, और थर्ड वन है महलवाड़ी सिस्टम। रोहतवाड़ी में क्या हुआ कि ये उस रीजन में लगी जहां पर ब्रिटिश सरकार को यह पता चला कि बड़े जमींदार नहीं है, छोटे छोटे किसान हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारे जो है वो ऑफिसर्स होंगे, हमारे ऑफिसर होंगे रेवेन्यू, वो आपसे डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, यानी कि फार्मर से डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो मतलब इस सिस्टम में जमीन का मालिक कौन था, किसान। महलवाड़ी सिस्टम में ये पंजाब में था, और पंजाब में आज भी आप देखोगे तो विलेज कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, जिनको पिंड कहते हैं। तो जो विलेज का जो मुख्य है, मतलब एक विलेज को महल बना दिया, और उसका जो हेड होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करके दे। ठीक है, ये बेसिक टर्म जो आपको ध्यान रखनी है, और बाकी रेस्ट मैं आपको पूरा जो है वो हिस्ट्री में कंप्लीट कराऊंगा, पूरी कहानी इसको सुनाऊंगा वहां पे। अब ये जो तीनों ही सिस्टम थे ना, ये सिर्फ ब्रिटिश के इंटरेस्ट के ऊपर थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इंडियंस को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो रिसोर्सेज है उनका ड्रेन होना शुरू हुआ। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नरोजे। दादा भाई नरोजे ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, उसमें कहा दादा भाई नरोजे ने कि भाई भारत से जो ड्रेन है, जो वेल्थ है वो ड्रेन हो रही है। ये तो बेसिक फेज है जो कि 1793 से लेकर 1850 के बीच की है। अब उसके बाद कंपनी रूल से जब क्राउन रूल की तरफ शिफ्ट होते हैं, ऑलमोस्ट 1858 से लेकर 1947 के बीच में, तो पहले तो क्या था, सिर्फ रॉ मटेरियल जाता था। फिर क्या हुआ कि हमारी जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रॉपर पूरी कमर्शलाइजेशन होगी। एक तो कैश क्रॉप इंट्रोड्यूस हो गए। सेकंड, उसके बाद पहले भारत से सिर्फ रॉ मटेरियल जाता था, अब भारत में फिनिश गुड भी आने लगे। मशीन मेड जो फिनिश्ड गुड थे वो बहुत सस्ते थे इन कंपैरिजन टू हैंडलूम। भाई गांधी जी ने खादी को प्रमोट क्यों किया,
और वो उनको कहा जाता है हाफ नेक्ड फकीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? खादी बहुत महंगी थी इन कंपैरिजन टू शर्ट। मशीन मेड शर्ट लोग पहनना पसंद कर रहे थे इन कंपैरिजन टू खादी, क्योंकि खादी महंगी थी। तो इसकी वजह से जो हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी वो रूइन होनी शुरू हुई, वो इफेक्ट होनी शुरू हुई। तो दैट मीन्स इकोनॉमिक नेशनलिज्म। और उसका सबसे पहला सिंबल मिलता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में। भाई एक पर्सनालिटी ने, एक इंडियन पर्सनालिटी दादा भाई नरोजे, जिन्होंने कहा भाई ड्रेन हो रहा है वेल्थ का। कहां से? इंडिया से यूके की तरफ, इंडिया से यूके की तरफ। कैसे ड्रेन हो रहा है? सैलरी जा रही है, अलाउंसेस जा रहे हैं, इतना पैसा जा रहा है, रेवेन्यू जा रहा है, ये सब उससे क्या हो रहा है? ड्रेन हो रहा है। आज के टाइम पे भी ड्रेन हो रहा है, पता है, बट लेकिन आज के टाइम पे नॉलेज, माइंड ड्रेन। हमारे यहां से बात करें तो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए फॉरेन कंट्रीज में, फिर वहीं रहते हैं। जैसे यूएस जा रहा है तो वहीं पर जॉब कर रहा है, सब कुछ वहीं पर सेटल्ड है। ह्यूमन कैपिटल ड्रेन हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ कौन है? भारतीय है। देन उसके बाद ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव भी है। हमारे यहाँ पर लेबर क्लास का राइज हुआ, मिडिल क्लास राइज हुई, जैसे कि ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, एजुकेटेड इंडियंस। लेबर क्लास की अगर हम बात करें तो माइग्रेशन देखने को मिली, आउटसाइड इंडिया भी और विद इन नेशन भी। अर्बनाइजेशन शुरू हुई, ये मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न सेंटर बनने लगे, ट्रेड सेंटर बनने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज पोर्ट सिटी। आउटसाइड इंडिया अगर हम बात करें तो जैसे अफ्रीका में इंडियंस गए, श्रीलंका में इंडियंस गए, और इवन फॉरेनर्स भी यहां पर आए काम करने के लिए। साथ में ही इंडियन इंडस्ट्री का राइज भी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे 1914 से लेकर 18 के बीच में ब्रिटिशर्स ने भी हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया टू फुलफिल वॉर रिक्वायरमेंट। यानी कि अगर मान लो वॉर इक्विपमेंट्स कुछ बनाने हैं तो उसमें भारतीय इंडस्ट्रीज जो थी उनका राइज शुरू हुआ यहाँ पर। तो और दूसरा स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट आपका 1905 से लेकर ऑलमोस्ट 7 के बीच में चली। स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, एंटी पार्टीशन मूवमेंट ये थी। तो इस टाइम पे भारत में 70 कॉटन मिल्स लगी और 30 जो है वो जूट मिल्स लगी। तो ये एक तरह से इंडियन इंडस्ट्री भी शुरू हुई। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो फेज 2 फॉर्म में रहती है, 1947 से लेकर 1991, जिसमें 1947 से लेकर 91 तक अगर हम बात करें तो हमारी जो इकोनॉमी है वो इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है। मतलब स्टेट का ज्यादा कंट्रोल है रिसोर्सेज के ऊपर। क्यों? क्योंकि शुरू में हमारी गवर्नमेंट ने टारगेट किया था कि वेलफेयर प्रमोट करना है, और उस वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए हमें जो है वो गवर्नमेंट को ज्यादा जो है वो अपना होल्ड करना पड़ेगा रिसोर्सेज के ऊपर, तभी वेलफेयर को प्रमोट किया जा सकता है। शुरू में कैपिटलिस्ट नहीं बना जा सकते। तो 1947 से लेकर 1991 तक हमारी जो इकोनॉमी है वो इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है, और इस फेज को हिंदू ग्रोथ रेट भी कहा जाता है। इनवर्ड लुकिंग मतलब क्या होगा? क्लोज्ड इकोनॉमी। नो और लिमिटेड फॉरेन ट्रेड, किसी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस को हम नहीं देखेंगे, सब कुछ हम खुद मैनेज करेंगे, सरकार खुद मैनेज करेगी। बट लेकिन 1991 में हमने क्या किया? रिफॉर्म्स किए अपनी इकोनॉमी में, जिसको कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमने अपनी इकोनॉमी को क्या किया? ओपन किया। मिक्स मॉडल को हमने यहां से अडॉप्ट किया, और प्राइवेटाइजेशन की जो फेज है वो शुरू होती है। और यहां पर हमारे जो फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह जी, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है एज एन इकोनॉमिस्ट। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हम इंक्लूसिव, इनोवेटिव, सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं। इंक्लूसिव, इनोवेटिव, सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट, साथ में होलिस्टिक भी ऐड कर दो यहां पे। फिर आज के टाइम पे हमारा कोर मंत्र भी है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में कहा था।
सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये टैगलाइन आप मेंस में बना सकते हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। देन उसके बाद आते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इतना काफी है, इसको कल पढ़े।